सो आपके जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं ना, ये मोस्ट कॉमनली आपके मेलिग्नेंट जो है ना मोस्ट कॉमन होते हैं। 40% ज़्यादा जो कैंसर होता है वो हो रहे होते हैं। इनको सीरियस इस वजह से नहीं कहते कि इनमें सिस्टिक कैविटीज होती है, बस इस वजह से कहते हैं कि इनमें ट्यूबर लाइक एपिथेलियम होती है। इनमें आके बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मेलिग्नेंट होते हैं सीरियस ट्यूमर्स। देखिए आगे हम देखेंगे यूजली आके जो बिनाइन होते हैं और बॉर्डरलाइन होते हैं ना वो 20 to 45 में होते हैं, जो आपके पास मेलिग्नेंट होते हैं वो 45 से ज़्यादा केयर्स में होते हैं। पैथोजेनेसिस यहाँ पे देखे जाए तो इसमें जो रिस्क फैक्टर्स है वो नली पैरिटी, अगर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट और हेरिडिटरी म्यूटेशन है, लो पैरिटी ज़्यादा होती है। जो वुमेन 40 to 59 से होती है, वहाँ पे अगर उन वुमेन में अगर वो ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स ले रही होती है ना वुमेन, यहाँ पर ट्यूबर लाइगेशन हो चुकी है, तो फिर ये कैंसर का रिस्क कम होता है। ट्यूबर लाइगेशन से क्या मसला होता है, क्यों? क्योंकि ट्यूब क्या होता है, आगे हम देखेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, जिन लोगों में ऑब्वियसली जर्मन BRCA1 या BRCA2 की म्यूटेशन होती है, उनमें ये किया जाता है कि वो क्योंकि ट्यूबल थोड़ा सा ओरिजिन होता है इस कैंसर का, आगे हम देखेंगे हाई ग्रेड लो ग्रेड में डिफरेंट चीज़ें होती है। तो ना जिनमें ऑलरेडी BRCA म्यूटेशन है उसमें हम क्या करेंगे, हम सल्फोसेल्पिंग ओवरेक्टमी करते हैं, ओवरेक्टमी कर दे ताकि आपके पास ना वो ओवरियन कैंसर ही डेवलप करेगा अगर ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाकी मैंने कहा था कि BRCA और BRCA2 म्यूटेशन आपके पास 20 to 30 60% के केसेस में 78 से ज़्यादा की जो एज होती है उसमें इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे दो तरह के होते हैं, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। ठीक है, जो लो ग्रेड कैंसर होते हैं ना वो आपने आर्ट नहीं कि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ये होता है कि वो सीरियस आपके बॉर्डरलाइन ट्यूमर से राइज करती है। ठीक है, सीरियस बॉर्डरलाइन ट्यूमर, जो बॉर्डरलाइन ट्यूमर होता है जिसकी इंटरमीडिएट मैलिग्नेंसी होती है वो वहाँ से राइज करती है। लेकिन जो हाई ग्रेड होते हैं ना वो, अच्छा ऑब्वियसली हमने कहा था कि इसकी डिस्टिंक्शन हम न्यूक्लियर टिपिया पे करते हो, पेशेंट सर्वाइवल के बेस पे करते हो, लेकिन जो हाई ग्रेड होते हैं उनको जो बैकग्राउंड होता है वो आपके पास क्या होता है कि उसमें कोई इंट्रा एपिथेलियल लीजन से वो राइज करते हैं। ठीक है, जो कि सीरियस इंक्लूजन सिस्ट बनती है। और यहाँ पे बात उन्होंने की है कि पहले जो है ना वो यहाँ पे समझा जाता था कि आपके पास जो आपके ट्यूमर्स है वो एपिथेलियल इन ओरिजिन है, लेकिन बाद में देखा गया कुछ स्टडी से हमें पता चला, जैसे वो कहते हैं कि बाद में जब जो है ना जब आपके पास इनकी जब हम सेल्फिंगोफरेक्टमी देखी और हमने उन स्पेसिमेन में देखा तो हमें पता चला कि जो ट्यूब के अंदर एपिथेलियम है उसके अंदर STIC प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यानी कि सीरियस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा है। तो देखा गया कि फेलोपियन ट्यूब के जो फिम्ब्रेटेड एंड है जो कि ओवरी के उस सर्फेस की तरफ है जहाँ से कॉन्टिन्यूसली ओवुलेशन होती रहती है, उस फिम्ब्रिया में ना एक्चुअली सीरियस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा होता है। और बाद में बाज़ का ऐसा होता है कि पहले देखिए ना, एक तो ये होता है नंबर 1 कॉज, ठीक है, नंबर 1 कॉज तो ये हो गया कि ये आपका हाई ग्रेड ट्यूमर कॉज कराता है। बाद में देखा गया है कि अच्छा ये ट्यूमर तो फिम्ब्रिया में, तो ओवरी में कैसा है, ओवरी में ऐसा है कि ओवरी में या तो पहले कॉन्सेप्ट था कि आपके पास उसकी जो कॉर्टिकल वाला एरिया था वहाँ पे इंक्लूजन सिस्ट बनती है, वहाँ से वो सर्फेस एपिथेलियम इन्वेजिनेट करती है, उसमें सिस्टिक कैविटी बनता है, वहाँ पे उसमें सीरियस मेटाप्लेजिया शुरू हो जाता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपके पास ये हो जाए कि जो एपिथेलियम की सर्फेस जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ओवुलेशन होती रहती है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना वहाँ पे डिटैच फेलोपियन ट्यूब के एपिथेलियम की इम्प्लांटेशन हो जाए अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव आइडिया है कि सिस्ट जो है ना वो कहाँ से आ रहा है, वो आगे पास जो डिटैच फेलोपियन ट्यूब के एपिथेलियम होती है जिसमें STIC प्रेजेंट है वहाँ से उसकी इम्प्लांटेशन हो और वो जो ओवुलेशन वाली साइड पे वहाँ पे एक जो है ना वो इंक्लूजन सिस्ट बन जाए। तो ये इंक्लूजन सिस्ट जो होती है जो कि आपके पास यहाँ से आ सकती है, वो दूसरा आपके पास एक आइडिया है कि शायद यहाँ से आपके पास जो है ना ओके। तो जिनमें हमें पता चलता था ना कि जर्मलाइन BRCA म्यूटेशन है, तो उनमें हम यहाँ पे सिर्फ सेल्पिंगेक्टमी नहीं करते, हम यहाँ पे सेल्पिंगोफरेक्टमी करते हैं। ठीक है, अब बाकी ओफरेक्टमी नहीं करते कि हम सेल्पिंगोफरेक्टमी करते हैं ताकि वो ट्यूब ही रिमूव हो जाए। जो लो ग्रेड ट्यूमर्स है उनमें जो आपके पास मेन म्यूटेशन होती है वो आपके पास KRAS, BRAF और ERF2 है और TP53 नहीं होती, जबकि हाई ग्रेड ट्यूमर्स है जिसमें TP53 म्यूटेशन भी होती है, तो आपके पास यहाँ पे PIK3C में म्यूटेशन भी होती है, BRCA1 BRCA2 भी यहाँ पे हो सकती है। अब हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो होता है ना सीरियस ट्यूमर, ओके अब ये जो सीरियस ट्यूमर्स होता है ना इसमें हमने बताया यहाँ पे कि जिसकी पैथोलॉजी की हम बात कर रहे थे कि आपके पास मल्टीसिस्टिक लीजन होती हैं। ठीक है, ओवरियन सर्फेस पे जो बिनाइन होती है ना उनमें जो आपके पास सिस्ट होती है उसकी स्मूथ सर्फेस होती है और एपिथेलियम थिकनिंग जो है वो नहीं होती और पेपिलरी प्रोजेक्शन भी नहीं होती। बॉर्डरलाइन में क्या होती है कि पेपिलरी प्रोजेक्शन थोड़ी सी आना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करते हैं जो मैलिग्नेंट होती है तो उसमें जो सिस्ट होती है उसमें इरेगुलरिटी होती है, नोडुलैरिटी होती है, मल्टीलोबुलेटेड होती है, पेपिलरी ग्रोथ भी होती है और आपके पास यहाँ पे फिक्सेशन और नोडुलैरिटी ऑफ द कैप्सूल भी हो सकती है। ठीक है, बायलैटरली की बात करें तो आगे पास जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो भी ये होते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो बायलैटरल होते हैं वो भी ये होता है। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि बिनाइन जो है वो 20% बायलैटरल होते हैं और आपके बॉर्डरलाइन जो है वो 30% और जो कार्सिनोमा होता है वो 60% होता है। अब इनमें सिस्ट में जो आपके पास एपिथेलियम होता है ना वो एक्चुअली कोलमनरी एपिथेलियम होती है। ठीक है, और हमने बताया था कि जो बॉर्डरलाइन ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रोमल पेपिलाए होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहले एक्चुअली आपको पता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं ना सिस्ट एडेनोमा की तो उसमें सिर्फ स्ट्रोमा के साथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको स्ट्रोमा में पेपिलाए नजर आने लगते हैं। लेकिन लेटर क्या होता है कि जब आपके पास सीरियस बॉर्डरलाइन ट्यूमर डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रोमल पेपिलाए की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसके साथ एपिथेलियम की स्ट्रेटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है और थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियर एटेपिया भी हो जाता है। ठीक है, और यहीं भी वो कहते हैं आगे हम देखें कि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो एक डेलिकेट पेपिलरी पैटर्न में ग्रो करते हैं और क्योंकि एपिथेलियल सेल डेलिकेट पेपिलरी पैटर्न में ग्रो करते हैं तो आपको यहाँ पे माइक्रो पेपिलरी कार्सिनोमा जिसको यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए में यही दिखाया हुआ यहाँ पे कि सीरियस बॉर्डरलाइन ट्यूमर ओपन टू दी डिस्प्ले असिस्ट कैविटी जिसमें यहाँ पे जो है ना वो डेलिकेट माइक्रो पेपिलरी कार्सिनोमा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो लो ग्रेड ट्यूमर है आपको पता है कि इसका प्रिकर्सर रीजन वही था आपका जो मैंने बात की जो आपका ये सीरियस बॉर्डरलाइन ट्यूमर होता है। फिर जो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये बना यहाँ पे भी आपके पास अभी माइक्रो पेपिलरी
चीज़ है यहाँ पे भी आपको देखिए यहाँ पे कि माइक्रो पैपिलरी ग्रोथ पैटर्न नजर आता है सीरियस कार्सिनोमा। अब ये आ जाता है हाइग्रेड ट्यूमर जहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रोथ पैटर्न होता है। और यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे फ्रैंक इफेसमेंट हो जाती है स्ट्रोमा की, स्ट्रोमल इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी जो सेल्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली टिपिया ज़्यादा होता है, प्रीमॉर्फिज्म ज़्यादा होता है, एटिपिकल माइटोटिक फिगर ज़्यादा होते हैं, मल्टीन्यूक्लियर सेल्स ज़्यादा होते हैं। जो आपको पता है ना सीरियस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा उनमें भी इसी तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, वही प्रेजेंट होते हैं। और ये हाइग्रेड क्योंकि सीरियस कार्सिनोमा की ही प्रीकर्सर रीजन होती है, सेमोमा मोटिस भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अच्छा ये जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं ना कि आपके पास पेरिटोनियम और एवेंट में भी जा सकते हैं, वहाँ जाके एसाइटिस भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्रोग्नोसिस होती है डिपेंड करती है कि सर्जिकल पेरेंट्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ द एक्सटेंट ये पेरिटोनियम में गया कि नहीं गया, क्योंकि हम देखेंगे जो इनका सर्वाइवल रेट होता है वैसे पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने बताया कि जो आगे पास बॉर्डरलाइन कार्सिनोमा का जो सर्वाइवल रेट होता है वो यूजुअली 100% होता है और आपका मेलग्रेन का 70% होता है 5 ईयर सर्वाइवल रेट। लेकिन हम बात करेंगे कि पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट है तो वो बॉर्डरलाइन का 90 हो जाएगा और आपके पास कार्सिनोमा का 25 हो जाएगा। ओके, म्यूसिनस ट्यूमर अकाउंट फॉर 20 to 25% ऑफ ऑल द ओवेरियन न्यूप्लाज्म्स, ठीक है। और जो प्राइमरी ओवेरियन कार्सिनोमास होते हैं ना ये म्यूसिनस ट्यूमर से लेकर जो कार्सिनोमास होते हैं वो 3% ऑफ ऑल द ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। यहाँ पे मेरी जो म्यूटेशन होती है वो केरास प्रोटोऑन्कोजीन की होती है जो कि हमने लो ग्रेड सीरीज में भी देखी थी, ठीक है। और वो ये कि 85% ये बेनाइन होते हैं। ये ना यूजुअली मिलिग्राम इनकी पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आपका सीरियस का मिलिग्राम पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इनकी मॉर्फोलॉजी में सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे इसमें एक तो ये डिफरेंस इसमें क्या आ जाएगा उससे सीरियस है कि इनमें जो सर्फेस ऑफ ओवरी होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। और जो इसमें क्या कहते हैं कि जो एपिथेलियम सिक्रीटिंग सेल्स होता है ना, जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स होता है और यूजुअली ये बायलैटरल भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टिक स्पेस हमें नजर आती है और वो इतनी ज़्यादा सिस्टिक स्पेस हो सकती है कि हमें 25 kg की सिस्ट मिल रही है। जो तो ये जो ट्यूमर्स होते हैं और ये क्यों होते हैं क्योंकि इनमें मल्टीलोकुलर जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें स्टिकी जिलाटिनस मटेरियल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ऑब्वियसली म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है तो उसमें स्टिकी जिलाटिनस ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसकी वजह से हमें ये तरह के सेल्स नजर आते हैं। बाकी माइक्रोस्कोपिकली जो हमें नजर आते हैं वो हमें वही टॉल कॉलमनर सेल्स नजर आते हैं और इनमें जो है ना टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि उसमें एपिकल म्यूसिन होता है और उनमें सीरियस नहीं होता। जैसे अगर हम देखेंगे जो सीरियस होते हैं सीरियस एपिथेलियम में यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है सीरियस वाले में, लेकिन यहाँ पे ना सीलिया प्रेजेंट नहीं होते और यहाँ पे म्यूसिन वाले सेल्स होते हैं। और ये वास्ट मेजॉरिटी होती है जो कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल टाइप डिफरेंशिएशन होती है। कुछ में वो कहते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होती है वो एंडोसर्वाइकल टाइप भी होती है। तो बाकी जो म्यूसिनस बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स होते हैं उनको हम एडेनोमा से डिफरेंशिएट करते हैं। सर्टिफिकेशन टफ्टिंग ऑफ एपिथेलियल ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि इनमें ना इसमें अगर हम देखेंगे जो इसकी पैथोमा पे इसमें पिक्चर है यहाँ पे उसमें क्या कहते हैं इसमें तो यहाँ पे मल्टीसिस्टिक एक तो स्पेसेस होती हैं, डेलिकेट सेप्टर्स होते हैं और यहाँ पे स्टिकी जिलेटिनस हमें यहाँ पे म्यूसिन मटेरियल भी नजर आता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ना ये हमें इसको हमें मेटास्टेटिक म्यूसिनस एडेनोकार्सिनोमा से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका क्रूकनबर्ग ट्यूमर जो कि जीआईटी का रीजन होता है वो स्प्रेड करता है यहाँ से, वो यूजुअली बायलैटरल होता है लेकिन ये बायलैटरल नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल कंडीशन की। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सूडोमैक्सिमा पेरिटोनाई। सूडोमैक्सिमा पेरिटोनाई क्या होता है कि अगर हमें ये म्यूसिनस ट्यूमर के इम्प्लांट्स हमें पेरिटोनियम में मिल रहे हैं तो वहाँ पे पेरिटोनियम में एडिशंस मिलेगी, फाइब्रोसिस मिलेगी, एसाइटिस मिलेगी, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसका एक्स्ट्रा ओवर अभी देखा गया रिसेंटली कि सिर्फ इसका ओवरी में स्टोन नहीं बल्कि इसका एक्स्ट्रा ओवरियन सोर्स भी है, अपेंडिक्स भी इसमें हो सकता है, ठीक है। अब जो एंडोमेट्रॉइड टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं इसमें यहाँ हमें ग्लैनुलर पैटर्न नजर आता है, ठीक है। इसमें सिस्टिक स्पेसेस ये 10 to 15% कैंसर होते हैं। ये यूजुअली वो कहते हैं कि ना इसके बैकग्राउंड में एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि हमने कहा ना कि ये 30% जो ओवेरियन कार्सिनोमा होते हैं ये हमने कहा कि देखो 10 to 15% ओवरऑल एंडोमेट्रॉइड ओवेरियन कार्सिनोमा होता है, इसमें से 15 to 30% होते हैं जो कि एंडोमेट्रोसिस से एसोसिएटेड होते हैं और जो एंडोमेट्रोसिस से एसोसिएटेड होती है गुड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। और पैथोजेनेसिस में देखें तो अबाउट 50 to 20% जो केस होता है एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा को एग्जिस्ट करता है एंडोमेट्रोसिस के साथ, ठीक है। और बाकी हमने कहा कि यहाँ पे होता ये है कि ना ओबेसिटी अगर ओवेरियन एंडोमेट्रोसिस प्रेजेंट होती है तो वो ओवेरियन एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा का प्रिकर्सर ही होता है। यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है वो PI3 के एक्ट पाथवे में होती है जो कि एंडोमेट्रोसिस में भी हमें मिली थी, जैसे P10 PI3 के CARAT1 और KRAS म्यूटेशन होती है और DNA मिसमैच रिपेयर में म्यूटेशन हो सकती है। और इसमें मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिंपल है कि हमें ना यहाँ पे सिस्टिक या सॉलिड पैटर्न नजर आता है कि उन्हें हमें क्या नजर आएगा, हमें सीरियस और म्यूसिनस ट्यूमर से डिस्टिंग्विश नहीं होता है कि यहाँ पे आपको ट्यूबुलर ग्लैंड्स नजर आते हैं जो कि बनानी या मेलिग्नेंट को रिजेंबल कर रहे होते हैं। और जो है ना वो 40% केसेस में ये होते हैं कि ये बायलैटरली हो और ये बियॉन्ड जेनिटल ट्रैक्ट नहीं जाते हैं और बाकी सर्वाइवल जाता होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें ट्यूबुलर जो है वो ग्रोथ का पैटर्न नजर आता है जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जो क्लियर सेल ट्यूमर होता है उसमें बस ये है कि हमें लार्ज एपिथेलियल सेल नजर आते हैं, बड़े से सेल्स होते हैं जहाँ पे आपको जो है ना वो क्या मिलते हैं कि वो जो है वो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि वो हाइपर सेक्रेटरी ग्लैंड एपिथेलियम को रिजेंबल करी होती है, ठीक है। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो सिस्ट फाइब्रोएडेनोमा में क्या होता है, सिस्ट फाइब्रोएडेनोमा में ये होता है कि हमें फाइब्रोस्टोमा जो होता है ना उसमें फाइब्रोस्टोमा प्रेजेंट होता है और उसकी बहुत ज़्यादा जो आपके पास कोलमनर लाइनिंग होती है ना, कोलमनर लाइनिंग के अराउंड बस ये होता है कि आपके पास फाइब्रोस्टोमा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी मैं बताया कि ये आपके पास स्मॉल हो सकता है, मल्टीलोबुलर भी हो सकता है, इनमें कुछ पेपिलरी प्रोसेस हो भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्ट एडेनोमा में अब देखो ना हमने बस ये बताना है कि आपके पास कोलमनर एपिथेलियम के नीचे फाइब्रोस्टोमा बहुत ज़्यादा होता है, बाकी आपके पास म्यूसिनस सीरियस एंडोमेट्रॉइड और ट्रांजिशन सेल ये कोई भी एपिथेलियम हो सकती है। जो अगर हम बात करते हैं ना ट्रांजिशन सेल ट्यूमर की, इसमें ट्रांजिशन सेल ट्यूमर ये 10% होता है, ठीक है, यूजुअली बिनाइन होते हैं, इनको यहाँ पे ब्रेनस ट्यूमर कहते हैं। इनमें होता ये है कि आपके पास फाइब्रोस्टोमा है, ठीक है,
इनमें क्या क्या होता है ना कि आपके पास बेनेट ट्यूमर आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आपको बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा की तरह क्या होता है, ऑब्वियसली बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा का हो भी सकता है, लेकिन इसमें हिस्टोलॉजी आपको क्या नजर आता है, आपको एपिथेलियल नेस्ट नजर आता है ओवरियन स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है ना। ओवरियन स्ट्रोमा के अंदर हमें क्या नजर आता है, अभी आप देखो ओवरियन स्ट्रोमा है, ठीक है, आपको ना होता है फाइब्रोस्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हमें क्या नजर आता है कि हमें एक बहुत ही शार्पली डिमार्केटेड नेस्ट ऑफ नजर आता है सेल्स, जो कि ट्रांजिशन सेल्स की तरह का होता है, जो कि यूरिनेटेड ट्रैक्ट के एपिथेलियम को रिजेंबल करती है, ठीक है। और उसके सेंटर में ना बाज़ अगर हमें क्या नजर आता है कि वहाँ पे हमें वो भी नजर आता है, मिसरस ग्लैंड्स भी नजर आता है, कभी कभी वहाँ पे प्लम ऑफ थीका सेल्स भी होता है, उसमें अगर हमें थीका सेल्स मिले तो वो आपका फंक्शनल ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे ये ट्यूमर्स होते हैं ब्रेनल ट्यूमर होते हैं कि एडमिक्स होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स के साथ, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ओके अब ये जो ट्यूमर का कोर्स होता है ना, वो देखिए इनकी डिटेक्शन कैसे होती है, वो मैनिफेस्टेशन पे होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्टली जो ओवियन ट्यूमर्स होते हैं उनमें एब्डोमिनल पेन होती है और एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। जीआईटी कंप्लेंट आ सकती है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, डिसयूरिया, पेल्विक प्रेशर हो सकता है, ठीक है। जो बिनाइन लीजन होती है वो इजीली रिसेक्ट कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनकी वजह से ना वीकनेस और वेट लॉस के चेक से भी हो जाता है, ठीक है। एक दफा कार्सिनोमा जब आपके पास कैप्सूल से ट्यूमर जाता है तो वो ना पेट्रोलिक कैविटी में सीट कर सकता है, उस वजह से एसाइटिस बन सकती है। अच्छा ये जो आपके पास एसाइटिक फ्लूइड में फिर आपको एक्सपोजिटेड ट्यूमर सेल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे रीजनल लिम्फ नोड से कहाँ से जाते हैं, लेवर, लंग में और जीआईटी में जा सकता है, ठीक है। वन ऑफ द केस होते हैं जो कि आपके पास एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने कहा था कि मोस्टली जब ये डिटेक्ट होता है ना तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुके होते हैं, तो हम आजकल बहुत सारी कोशिश करें कि आपके पास इसको डिटेक्ट करें। CA-125 जो है ना वो किसी तरह मार्कर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स पे। जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं वो 15 to 20% ऑल ट्यूमर होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टेराटोमा की। टेराटोमा आपको पता है कि एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें आपको तीनों जर्म सेल्स की जो है ना वो प्रेजेंट होती है, तीनों जर्म सेल के लिए प्रेजेंट होती है। अब टेराटोमा जो है ना ये ऐसा जर्म सेल ट्यूमर है जहाँ पे आपके एक्चुअली टेराटोमा एक ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर ना तीनों जो जर्म लेयर डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट होती है। एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है और आपकी मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है। जो एक्टोडर्म होती है, रिमेंबर कि आपका जो एक्टोडर्म होता है वो आपकी एपिथेलियम और टिश्यू बनाती है। जो आपकी मेसोडर्म होती है वो आपकी मसल्स और कार्टिलेज और नर्व और सबकी टिश्यू आपकी स्किन की बनाती है। और जो एंडोडर्म होती है वो आपका जो है ना वो आपके जो हेपेटोसाइट्स है, पेरिक्लाटिक सेल्स और आपकी लंग और इंटेस्टाइन की एपिथेलियम जो है वो एंडोडर्म बना रही होती है। तो इस टेराटोमा के अंदर यानी कि जो ट्यूमर होगा उसमें ये सारे तरह के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योर बिनाइन टेराटोमा की। यहाँ पे मैंने ना एक आउटलाइन बनाई हुई है कि आपके पास जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो आपके पास डिसजेमिनोमा हो सकते हैं और वो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा हो सकते हैं। जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा हो सकता है उनमें हो सकता है कि एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जैसे टेराटोमा है, और हो सकता है कि वो यानी कि उसमें एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर ना प्रेजेंट हो, लेकिन इनमें यॉर्क सेल ट्यूमर या फिर नॉन गैस्ट्रेशनल कोरियोकार्सिनोमा। और जो बिनाइन वाले होते हैं ना, यहाँ पे जो बिनाइन मैच्योर ट्यूमर्स होते हैं इनमें रिमेंबर ये कि ये जो होता है ये आपके पास एक सिस्टिक होते हैं और सिस्ट यूजुअली डर्मोइड्स होते हैं कि उनको स्किन लाइक स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं एज अ पेरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इट कैन बी एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी लिम्बिक एन्केफेलाइटिस। अब ये 10 to 15% केस में होते हैं। इनमें होता क्या है कि इनमें ना वो कहते हैं कि यूनिओकुलर सिस्ट होती है जिसमें हेयर भी होता है, सेबेशियस आपके पास मटेरियल भी होता है, ठीक है। हेयर भी होगा, अब यहाँ पे हम डर्मोइड सिस्ट की बात करते हैं, हेयर भी है, सेबेशियस मटेरियल भी होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि आपको टेराटोमा नजर आ रहा है, हेयर भी है, सेबेशियस मटेरियल भी है। और साथ वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वॉल होती है ना, इसकी वॉल में आपको मिलती है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और साथ यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम मिलती है जिसकी रिंकल अपरेंडस होती है, ठीक है। यू हैव अ ग्रे व्हाइट रिंकल एपिडर्मिस, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीनिंग हेयर शाफ्ट भी है और साथ में आपको यहाँ पे टूथ मैंने दिखाया टूथ भी एरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन भी मिल सकते हैं। तो आपके पास उसकी वॉल में क्या है कि वॉल में आपको जो है वो एपिथेलियम मिल रही है, साथ आपको जो है वो टूथ स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन एरिया मिलता है। माइक्रोस्कोपी की जो सिस्ट वॉल होती है उसमें यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो सकती है, अगर माइक्रोस्कोपी में देखना तो वही होती है। आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो सकती है, सेबेशियस ग्लैंड हो सकते हैं, हेयर शाफ्ट हो सकते हैं, स्किन एडेनेक्सल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कार्टिलेज, बोन, थायराइड नजर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिपोस टिश्यू नजर आ रहा है, ये हेयर फॉलिकल है, ये एपोक्राइन ग्लैंड नजर आ रहे हैं, ये स्क्वामस सेल्स है, ये स्मूथ मसल्स है, ठीक है। ये डिफरेंट जर्म सेल्स के आपको डेरिवेटिव नजर आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कार्टिलेज नजर आ रहा है, ये मैच्योर ब्रेन टिश्यू है, ये ब्रेन टिश्यू आपकी जो है वो एक्टोडर्म से आता है, ये फिर आपके पास इमेच्योर न्यूरोएम्ब्रियन है, ये सारे जो है वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिकली। तो डर्मोइड सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पे स्किन कोर्स को कवर करी होती है। अब ये जो डर्मोइड सिस्टम होती है उसमें यहाँ पे जो है ना कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होती है, लेकिन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। और बाकी बिनाइन जो टेराटोमा होता है ना, कुछ ऐसे रेस जिसमें होता है कि आपके पास बिनाइन टेराटोमा सॉलिड हो, उसमें अगर हम कट करें तो हमें सॉलिडली सारे स्ट्रक्चर्स नजर आए। कैरोटाइप यूजुअली 46XX की होती है कैरोटाइप, ठीक है। कुछ होता है आपके पास मोनोडर्मल या फिर स्पेशलाइज्ड टेराटोमास। ये जो स्पेशलाइज्ड टेराटोमास होते हैं ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रोमा ओवरी और कार्सिनोइड। उनमें क्या होता है कि जो इनमें जो होता है ना जो आपके पास एक साथ होता है वो इतना डिफरेंशिएट कर देता है एक मैच्योर सेल में। जैसे आपके पास स्ट्रोमा ओवरी में हम कहते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा जो आपकी जो है ना उसमें क्या होता है कि थायराइड टिश्यू की प्रेवलेंस है और थायराइड टिश्यू प्रेजेंट है आपके पास स्ट्रोमा में, तो उसको यहाँ पे हम स्ट्रोमा ओवरी कहते हैं। इस वजह से हाइपरथायराइडिज्म भी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म भी होता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड मोनोडर्मल टेराटोमा प्रीडोमिनेटली कंपोज्ड ऑफ द मैच्योर थायराइड टिश्यू, जिसमें आपके पास मोर देन 50% ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। उसके बाद होता है का ये जो है ना वो कार्सिनोइड होता है। जो कार्सिनोइड होता है ना अगर आपके पास मोर देन 7 सेंटीमीटर होता है वो आपके पास 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन में रिलीज करता है, वो कार्सिनोइड होता है। और उसकी वजह से ना जो है ओबेसी, और ये कैसे स्प्रेड करता है, ये सच होता है कि ओवरियन वेन्स के थ्रू ना ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे ये स्प्रेड करता है, ठीक है। ये स्प्रेड भी कर सकता है यहाँ पे क्योंकि हमने बताया यहाँ पे कि दे कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन टू कॉज द कार्सिनोइड सिंड्रोम, क्योंकि उसमें हेपेटिक मेटास्टेसिस इस वजह से चाहिए होती है क्योंकि ओवरियन में जो वेन होती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से कनेक्टेड होती है। अब हमने डिफरेंशिएट करना
होता है कि जो प्राइमरी ओवेरियन कार्सिनोमा होता है और आपके पास, क्योंकि जो होता है ना प्राइमरी ओवेरियन कार्सिनोमा वो यूजुअली यूनिलैटरल ही होता है, जबकि आपका जो इंटेस्टाइन से आएगा वो बायलैटरल होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है इमेच्योर मैलिग्नेंट टेराटोमस। इमेच्योर जो मैलिग्नेंट टेराटोमस होते हैं वो ऑब्वियसली बिनाइन को रिजेंबल को यहाँ पर रिजेंबल तो करे होते हैं, दैट डिफर फ्रॉम बिनाइन, क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं एम्ब्रॉयडल और इमेच्योर फेटल टिश्यू को, ठीक है। और इनमें हमने बताया कि यहाँ पे जो है इमेच्योर मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, इनके बल्कि या स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस होते हैं, सॉलिड होते हैं सेक्शनिंग पे, हेयर सेबेशियस मटेरियल, कार्टिलेज, बोन और क्लासिफिकेशन में मिल सकती है नेक्रोसिस और हेमरेज। जो इमेच्योर होता है ना यहाँ पे नेक्रोसिस और हेमरेज, जो भी मैलिग्नेंट होगा वहाँ पे आपको नेक्रोसिस और हेमरेज भी मिलेगी, और ऑब्वियसली ये स्प्रेड करते हैं। और माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे यूजुअली हमें न्यूरो एपिथेलियम, पहले हमें स्क्वेमस एपिथेलियम नजर आती है, यहाँ पे हमें न्यूरो एपिथेलियम मिलती है, कार्टिलेज, बोन और मसल और दूसरे एलिमेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला होता है जहाँ पे हमें इमेच्योर न्यूरल एपिथेलियम मिलती है और साथ यहाँ पे कार्टिलेज मिलता है, बोन मसल एलिमेंट्स भी मिलते हैं, ये इमेच्योर वाला होता है यहाँ पे जिसमें इतनी डिफरेंशिएशन नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये इमेच्योर है जहाँ पे हमें इमेच्योर न्यूरल टिश्यू भी मिल रहा होता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर है दैट इज द डिसजेमिनोमा। डिसजेमिनोमा जो है इट इज एक्चुअली द ओवेरियन काउंटरपार्ट ऑफ द टेस्टिकुलर सेमिनोमा। सो डिसजेमिनोमा एज वी सेड इट इज द ओवेरियन काउंटरपार्ट ऑफ द सेमिनोमा। तो ये 2% ओवेरियन कैंसर्स में होता है और रफली इसमें 50% जो है ना वो मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर्स जो है वो ये बनाता है, और ये चाइल्डहुड में हो जाता है यूजुअली, यानी कि ये आपका अर्ली एज का ट्यूमर है, और ये 75% जो होता है ना ये सेकंड और थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में बाकी होता है, ठीक है। 20 to 30 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन है। अब इसके अलावा जिन लोगों में गोनिटल जेनेसिस होती है या फिर सूडो हेर्माफ्रोडिटिज्म होता है उनमें बहुत कॉमन होता है। डिसजेमिनोमा में हमें बीटा एसीजी भी मिल सकता है। इसमें जो मेन चीज़ होती है बीटा एसीजी ऑब्वियसली जहाँ भी मिलता है वो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की वजह से मिलता है। जो मेन चीज़ यहाँ पे होती है जहाँ पे जो डिसजेमिनोमा में है वो ये है कि हमें मार्कर कौन कौन से मिलते हैं, OCD3 OCD4 मिलते हैं, नैनोजी मिलती है, साथ आपको किट की भी मिलेशन मिलती है। अब जो एक्चुअली मेन चीज़ है वो इसकी मॉर्फोलॉजी ही है कि यहाँ पे ना यूजुअली यूनिलैटरल ट्यूमर्स होते हैं जिनमें विजिबल नोड्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि वर्चुअली पूरे एब्डोमेन को फिल करते हैं या फिर बेयरली विजिबल भी हो सकते हैं। अब इनमें हमें येलो, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो इस होती है कि येलो वाइट टू ग्रे पिंक, येलो वाइट टू ग्रे पिंक अपीयरेंस होती है, फ्लैशी और होमोजेनस ये होते हैं, ठीक है। और इनमें सेमिनोमा की तरह यहाँ पे हमें लार्ज वेजिकुलर सेल्स नजर आते हैं विद द क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है। यू कैन सी लार्ज वेजिकुलर सेल्स विद द क्लियर साइटोप्लाज्म। इनकी ना नेस्ट और क्लियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नेस्ट, ठीक है, लार्ज वेजिकुलर सेल्स है विद क्लियर साइटोप्लाज्म, और आपको नेस्ट ऑफ सेल्स नजर आते हैं along with the fibrous septa, सराउंडिंग में fibrous septa है। अच्छा, सेल्स किस तरह के होते हैं जिनका क्लियर साइटोप्लाज्म है, डिस्टिंक्ट बॉर्डर है, आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, राउंड न्यूक्लियस, और उनके सराउंडिंग में सेप्टास होते हैं जिनमें लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन के साथ यहाँ पे नॉन केसरिंग ग्रैनुलोमा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं और प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बस इनमें यही बातें याद रखनी है। ये यूजुअली वो कहते हैं कि मैलिग्नेंट होते हैं, डिग्री ऑफ हिस्टोलॉजिकल एटीपी वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि आप इसको डिटेक्ट हो जाए कैप्सूल से ज़्यादा, कैप्सूल से बाहर नहीं गए तो आप सिपिंग और फ्रक्टिंग करते इसको ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है योक सैक ट्यूमर। योक सैक ट्यूमर जो है ना, अब आप देखो कि सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, अगर देखो कि टेराटोमा के बाद वो योक सैक ट्यूमर, हमने टेराटोमा का डिस्कस किया, उसके बाद जो है वो योक सैक ट्यूमर बहुत कॉमन है। ये जो होता है ये भी आपके मैलिग्नेंट जर्म सेल से आता है दैट आर डिफरेंशिएटिंग अलोंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक योक सैक लाइनेज, क्योंकि योक सैक ट्यूमर होता है ना, तो इस वजह से इनमें यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन भी आपको मिलता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी फीचर होती है वो होता है इनका शिलर डबल बॉडीज। शिलर डबल बॉडीज में होता क्या है कि ये ना आपका प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई को रिजेंबल करने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिसजेमिनोमा मैंने बता दिया था ना कि आपको नेस्ट ऑफ सेल्स नजर आते हैं, साथ आपको क्लियर सेल्स होते हैं, वहाँ पे फाइब्रस सेप्टा भी मिलते हैं, ठीक है। शिलर डबल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलर डबल बॉडीज में क्या होता है कि ये ना प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई को रिजेंबल कर रही होती है, सेंटर में मेसोडर्मल कोर होती है या टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, उसकी सराउंडिंग में आपके पास सेल्स होते हैं, फिर एक स्पेस होती है, फिर दोबारा से ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये शिलर डबल बॉडीज होती हैं आपकी, और आपके पास इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइन ईओसिनोफिलिक हाईलाइन ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि अल्फा फीटोप्रोटीन को शो करे होते हैं, चिल्ड्रन में और वुमेन में यहाँ पे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा भी प्लेसेंटल ओरिजिन का एक ट्यूमर है जो कि मैलिग्नेंट जर्म सेल का ट्यूमर होता है। आगे जो कोरियोकार्सिनोमा है उसमें याद रखना है कि ये बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, इसमें हेमोरेजिक नेक्रोसिस बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा आपका स्प्रेड करता है, ठीक है। हेमाटोजेनसली स्प्रेड करता है, लिवर लंग बोन में जा चुका होता है जब इसको देखते हैं, और ये आपके पास कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन भी बनाना होता है, क्योंकि ये कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन बना रहा होता है, इस वजह से ये बीटा एसीजी पॉजिटिव होता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन में आपको यहाँ पे बीटा एसीजी नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट भी प्रेजेंट है और सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट भी प्रेजेंट है। जो आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना वो आपके मोनोन्यूक्लियस सेल्स होते हैं, जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो इस तरह के आपको मल्टी न्यूक्लियस नजर आते हैं, तो आपको वो दोनों सेल्स है वो विजिबल होते हैं। तो ये आपके पास अगर कोरियोकार्सिनोमा, इसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो पैम होते हैं विच इज द पॉलीएम्ब्रायोमा, एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा और जर्म सेल ट्यूमर, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा मेल में पढ़ेंगे और आपके पास पॉलीएम्ब्रायोमा और मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स। अब आपके जो 6 क्वाड सेल ट्यूमर्स होते हैं ना, इसमें आपके पास दो ही तरह के सेल्स होते हैं, फीमेल में ग्रैनुलोसा और थीकल, और मेल में आपके पास होते हैं आपके लेडिक और सर्कुलर सेल्स, ठीक है। इन्हीं के ट्यूमर डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होता है ना, इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, उनका ट्यूमर हो जाता है, ये एडल्ट और जुवेनाइल टाइप का हो सकता है, ठीक है। एज ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है, यूजुअली 5% ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर होता है, 95% ना ये एडल्ट टाइप ही होता है, और 2/3 हम देखेंगे ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें ना तो ये यूनिलैटरल होता है माइक्रोस्कोपिक फोकाई से, लेकिन लार्ज सिस्टिक इनकैप्सुलेटेड मैसेज हो सकते हैं। अगर ये हार्मोनली एक्टिव होता है तो इसमें येलो कलरेशन होती है, क्योंकि इसमें आपको लिपिड्स भी मिल रहे होते हैं।
इनमें जो सेल्स होते हैं ना, ये स्मॉल क्यूबर्टल टू पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल क्यूबर्टल टू पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एनास्टोमोसिस कॉर्ड्स में और शीट्स में और स्ट्रैंड्स में अरेंज होते हैं। बाज़ अगर आपको ना वहाँ पे डिस्टिंक्टिव ग्लैंडर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि प्रोबेबली इनहिबिन मार्कर, आगे हम देखेंगे इसका ना इनहिबिन एक मार्कर होता है, ये आपको नजर आ रहा होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्ट्रेन में, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है कि आपके पास बाज़ अगर ना इसमें स्मॉल ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको एसिडिफिलिक मटेरियल नजर आता है, उसको यहाँ पे हम कॉल एक्सनर बॉडी का, इनका कॉफी बी न्यूक्लियर भी होता है, तो ये आपको इमेच्योर फॉलिकल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, कॉल एक्सनर बॉडीज, और आपको कॉफी बी न्यूक्लियर कहाँ पे मिलता है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में मिलता है। और बाज़ वक्त आपको एक ट्यूमर होता है जिसमें आपके पास ल्यूटिनाइजेशन होती है, इसको यहाँ पे हम ल्यूटिनाइज ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक यहाँ पे होता है कि ये एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा इसका मैलिग्नेंट बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लो ग्रेड वाला। अब अगर जुवेनाइल ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है तो यानी कि ये बहुत जल्दी हो गया, तो जैसे ना एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और कोकिस प्यूबर्टी के चांसेस होते हैं, और एडल्ट वुमेन में एनिमेटल हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा ब्रेस्ट डिजीज के चांसेस होते हैं। स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो आपके पास मैस्कुलराइजेशन भी हो सकती है। जो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर होता है यूजुअली इनका मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट बिहेवियर होता है, एक्सटेंड करते हैं, मैलिग्नेंट बिहेवियर यूजुअली 5 to 25% केसेस में होता है। अगर ये लोकली ये रिकर करे तो आप इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हो, एमेनेबल टू थेरेपी होता है। बाकी पेल्विस के अंदर ये अक्रेंस होती है ना, वो अक्रेंस टू टीयर्स में होती है, ठीक है। और बाकी मैं कहा कि एलिवेटेड इनहिबिन लेवल होता है, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल का एक प्रोडक्शन होती है, तो इनहिबिन ज़्यादा होता है। फॉक्स एल2 जीन की म्यूटेशन होती है, ठीक है, जो कि एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि ग्रेनुलोसा सेल की ही डेवलपमेंट में करा रहा होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे ये कि जो जुवेनाइल वाला ट्यूमर होता है ना, उसमें फॉक्स एल2 की म्यूटेशन नहीं है, ये सजेस्ट कर रहा होता है कि जो आपके पास फॉक्स एल2 का ट्यूमर होता है इसमें कोई जेनेटिकली डिस्टिंक्ट यानी कि होती है फ्रॉम द एडल्ट टाइप, ठीक है। अब जब तक आपका फाइब्रोमा थिकोमा और फाइब्रोथिकोमा, उसमें हम बात कर लेते हैं सर्कुलर सेल ट्यूमर की। ये जो ना यूजुअली फंक्शनल होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि मास्कुलराइजेशन या डीफेमिनाइजेशन हो जाती है, क्योंकि इनमें सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं 20 to 30 डिग्री में ज़्यादा कॉमन। इनमें जो म्यूटेशन होती है वो डाइसर जीन में होती है, जो कि एक एंडोन्यूक्लियस को इनकोड करी होती है, जो कि प्रोसेस करा होता है माइक्रोआरएनए को। अच्छा, अगर हम देखें ना कि इनकी क्या कहते हैं कि आपके पास नकते कैसे, तो ये यूजुअली यूनिलैटरल होते हैं, और इनकी जो क्या कहते हैं ग्रॉस तो ग्रेनुलोसा सेल जैसी होती है, लेकिन आपको गोल्डन ब्राउन टू इनकी ग्रॉस नजर आती है। अगर हम देखें तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, जो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं उनमें आपको यहाँ पे ट्यूब्यूल्स नजर आते हैं, ठीक है, साथ उसमें सर्कुलर लेटिक्स सेल्स होते हैं। जो इंटरमीडिएट होते हैं वहाँ पे आपको इमेच्योर ट्यूब्यूल्स मिलते हैं विद लार्ज यूनिसोलिक लेटिक्स, और जो पॉली डिफरेंशिएटेड होते हैं वहाँ पे आपको सार्कोमेटस पैटर्न नजर आता है, साथ यहाँ पे एपिथेलियल सेल के कॉर्ड्स नजर आते हैं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास यहाँ पे लेटिक्स सेल प्रेजेंट होता है वो होती है यहाँ पे रेंकीज क्रिस्टलॉइड, ठीक है, इस तरह के आपको नजर आते हैं ये वाले, ये रेंकीज क्रिस्टलॉइड होते हैं, जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला ये रेंकीज क्रिस्टलॉइड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में बात करते हैं कि मेटास्टेटिक ट्यूमर कौन सा होता है। यूट्रस में ना आपके जो मिलीनियन ओरिजिन के जो यहाँ पे मेटास्टेट करते हैं वो यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब से, कॉर्डोलेटरल ओवरी से या पेल्विक मेट्रोनियम से आते हैं, और जो एक्स्ट्रा मिलीनियन ओरिजिन मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट और जीआईटी है। और आपको पता है इसके अलावा कोलोन है, स्टमक है, बिलियरी ट्रैक्ट, पैंक्रियास है। जो आपको पता है कि जो सूडोमैक्सोमा पेट्रोना है, जब हमें कहते हैं कि म्यूसिनस एपिथेलियम जो होते हैं वो जाके आपके पास जो है वो पेट्रोनियम में लग जाती है, फाइब्रस एडिशन वगैरह होती है। इसमें आपके पास इसका ओरिजिन जो है एपेंडिसियल ट्यूमर हो सकता है। बाकी एक बहुत कॉमन आपका इसका मेटास्टेटिक ट्यूमर जिसको यहाँ पे क्रोकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। ये जो क्रोकनबर्ग ट्यूमर होता है ये होता है ना, आप रखते हैं कि ये एक्चुअली जीआईटी से राइज करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली बायलैटरल होता है, ठीक है ना, बायलैटरल एनलार्जमेंट, कैप्सूल इसमें इंटैक्ट रहता है, लेकिन आपके दोनों ओवरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसमें, और वहाँ पे होता है क्या कि आपको यहाँ पे म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और आपको सेल देखोगे तो उनकी सिग्नल रंग अपीयरेंस होती है। ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको ना ये देखो, यहाँ पे आपको पेरीफ्री पे आपको म्यूसिन, ये म्यूसिन नजर आ रहा है, और ये आपको जो है ना वो सिग्नल रंग अपीयरेंस नजर आ रही है। इस तरह के आपको सेल्स मिलते हैं जो कि आपको क्रोकनबर्ग ट्यूमर में ओवरी में मिल रहा होता है।